हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा आप जानते हो, आपसे पिछली क्लास में हमने प्रॉमिस भी किया था कि इस बार हम लोग अनसॉर्ट सीरीज को रोककर देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से डेरिवेशन या ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पेपर में हर हाल में उन क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। तो आज की क्लास में हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पेपर में हर हाल में अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। और आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप जानते हैं इनके आने की 100% चांस है कि ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में, देखते हैं कौन कौन से डेरिवेशन है जो आपको हर हाल में तैयार करके पेपर में जरूर से जरूर जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। इसमें आप जानते हो आपको पिछले बार इससे पहले जिस साल बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था, आपको पता है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन आप जानते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, इस नियम का उपयोग कर एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप जानते हो बायो-सेवर्ट का नियम जो है कई बार पूछा जाता है और इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आप जानते हो व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। इससे पहले 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है आपको। तो आप जानते हो बेटा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार आपको पता है कि जब किसी धारावाही कुंडली या धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है इस नियम के बारे में सबसे पहले ऑरस्टेड प्रयोग के द्वारा बताया गया था, लेकिन आप जानते हो ये नियम अगर हम देखें तो बाद में इसी को अप्लाई करके बायो-सेवर्ट ने अपना नियम दिया है कि जब किसी वृत्ताकार कुंडली में आप जानते हो धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी नियम को आप कहते हो बायो-सेवर्ट का नियम। चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो हमने माना एक चालक तार है जिसमें धारा आपकी आई प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा? आई। अब इस चालक तार पे एक बिंदु है O, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। क्या है एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। लेकिन आप जानते हो चाहे बायो-सेवर्ट का नियम हो चाहे गॉस का नियम हो, कभी हम पूरी लंबाई पूरे चालक के लिए हम एक साथ अप्लाई नहीं करते हैं, हम उसके छोटे से पोर्शन के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसी चालक का एक छोटा सा हम लंबाई का अवयव ले रहे हैं जिस अवयव को हम मान रहे हैं dl। कितना मान रहे हैं बेटा यहाँ पर? इस अवयव लंबाई के अवयव को हम मान रहे हैं dl। अब आप जानते हो इस लंबाई के अवयव dl के कारण इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान देखेंगे। किस नियम की सहायता से? तो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से। चलिए देखते हैं इसको समझते हैं कैसा हो यहाँ पर। तो आप जानते हो यहाँ से हमने दूरी पहले ही मान ली है r है। अब हम मान रहे हैं इनके बीच का जो एंगल है कितना बेटा? थीटा। इनके बीच का जो एंगल अभी हमने माना है कितना है? थीटा। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। तो आप जानते हो बेटा कि इस छोटे से पोर्शन की वजह से जो लंबाई का dl पोर्शन, इसकी वजह से यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र कितना मान रहे हैं? db। कितना मान रहे हैं? db। लेकिन आप जानते हो यहाँ पे आपको दिशा निकालना तो जरूरी है, आपको बताना है कि दिशा कैसे होगी। तो आप नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। आप जानते हो इसी में आपसे पूछा है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो चलिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने माना ये आपकी वृत्ताकार कुंडली है जिसमें इधर से धारा आई प्रवेश कर रही है, ऐसे बहते हुए जा रही है और इधर से धारा बाहर आ रही है। ये इसका केंद्र क्या है बेटा? इसका केंद्र O। क्या है इसका केंद्र? O। आ रही बात समझ में? अब आप जानते हो इसकी त्रिज्या हमने मान ली कितनी है? r। कितनी त्रिज्या मान ली हमने? r। आप जानते हो चित्र में आपको वृत्ताकार कुंडली दिखाई गई है जिसमें आपको पता है इसका केंद्र है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब आप जानते हो इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली है? r। अब आपके पूछा है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो आप जानते हो हम किसके नियम से निकालेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से। चलिए देखते हैं इस नियम को अप्लाई करते हैं। अभी आपको बताया कि बायो-सेवर्ट के नियम कभी भी पूरी लंबाई पे नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप यहाँ पर इस छोटे से सेगमेंट को कंसीडर करोगे जिसको हम किससे दिखाएंगे बेटा? dl से। किससे दिखाएंगे इस वाले सेगमेंट को? यहाँ पे ये लेंथ का कितना सेगमेंट है? dl। अब आपको पता है करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो कैसी है? अगर उंगलियों को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर आएगा? नीचे की ओर। तो हमने माना कि ये मैग्नेटिक फील्ड dv नीचे की ओर काम कर रहा है। नीचे की ओर होगा चाहे ऊपर की ओर, आप जानते हो दोनों कंडीशन में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। देखिए इस नियम को कैसे अप्लाई करना है। तो आपको उंगलियों को धारा की दिशा में रखना है। जिस तरफ अंगूठा जाता है आप जानते हो भाई किसकी दिशा होती है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो आपको पता है जब आप इधर की ओर रखोगे तो अंगूठा किधर की ओर जाएगा बेटा? प्लेन के अंदर की ओर। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको थोड़ा सा चीजों को समझना है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो जो बायो-सेवर्ट के नियम है बेटा, इनके हिसाब से उन्होंने 4 चीजों पे चुंबकीय क्षेत्र को बताया निर्भर करता है। कैसे कैसे निर्भर करता है? तो उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आया है dB, ये आप जानते हो क्या होता है बेटा? इस चालक में बहने वाली धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का मान भी जो है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया था? दूसरा इन्होंने बताया था बेटा कि जो ये लंबाई आपने ली है, ये भी आप जानते हो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र dB है, जो आपने लंबाई ली dl, इसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको आप कहते हो अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, लंबाई को घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें भी होता है। अगला देखें बेटा, तो अगला आप जानते हो इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। इसकी ज्या मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? यहाँ पर साइन थीटा के। और लास्ट और आखिरी आप जानते हो क्या था बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, आप जानते हो यहाँ से जो दूरी है इसकी बिंदु से कितनी है, r, इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा? यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप यहाँ पर चीजों को अच्छे समझ रहे होंगे। इन्होंने बेटा 4 चीजों पे निर्भरता बताई, डिपेंडेंसी बताई आपकी क्या होती है। यहाँ पर आपको पता है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा आप जानते हो ये लंबाई जो dl है इसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इन चीजों को देखें, एक साथ ले लें, अगर चारों को एक साथ लेने पर, अगर आप इन चारों को एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा? तो आप यहाँ पे आसानी से देख रहे हो बेटा, यहाँ कैसे कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे ऊपर आपका आएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऊपर लिखा I dl, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा, अपॉन r स्क्वायर। आ रही बात है आपको समझ में? अब आपको पता कभी भी ये चीज हटती है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसको आप कैसे दिखाते हो, तो कितना हो जाएगा बेटा, k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जहाँ आप जानते हो k का मान कितना होता है बेटा, k का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहीं पे आप जानते हो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 10 की पावर -7। इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए तो क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। या फिर अगर हम अगला देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू 10 की पावर -7 I dl sin थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो यही आप जानते हो बायो सेवर्ट का नियम है, जिसके हिसाब से आप जानते हो किसी भी चालक की छोटी सी लंबाई पे हम नियम लगाते हैं बायो सेवर्ट का, और फिर उस पूरी लंबाई की वजह से हम क्या करते हैं बेटा, हम देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने जो लंबाई कंसीडर की थी वो थी dl, और इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र को हमने यहाँ पे माना था वो कितना था, dB, जिसका मान आप जानते हो कितना है, dB इज इक्वल टू 10 की पावर -7 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसकी दिशा आप जानते हो दाएं हाथ के हथेली का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान रखते हो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है क्या होते हैं बेटा, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, क्षेत्र का SI मात्रक, आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है ये होता है आपका टेस्ला। क्या होता है बेटा, टेस्ला, जिसको आप T से दिखाते हो, लेकिन और भी इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, एक होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है अगली यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद एक और यूनिट होती है, अगर आप ध्यान दो तो ये होती है न्यूटन पर एम्पियर इनटू। ये 3 यूनिट होती है, आप ध्यान रखना, कहीं अगर ऑप्शनल में पूछ लिया जाए तो ये तीनों यूनिट किसकी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की, जिसको आप जानते हो, जिसका SI, अगर आपको SI पद्धति में पूछा जाए तो आप सीधे टेस्ला लिख दीजिए, अदरवाइज आप जानते हो अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आपको ध्यान रखना है तीनों यूनिट होती हैं। यहाँ पे आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, तो आप अच्छे से उसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, डेरिवेशन पेपर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप जानते हो इसमें एक और डेरिवेशन है कि एक वृत्ताकार केंद्र की पर अगर हम देखें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है इस छोटे से पोर्शन के जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा, थीटा का कितना रखोगे, 90 डिग्री, बाई दूरी कितनी है, r स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन r स्क्वायर। आप जानते हो 1 से गुणा कर देंगे तो यही चीज होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अब आप देखोगे आप पूरे की वजह देखना चाहते हो, किसकी वजह देखना चाहते हैं, पूरी लंबाई की वजह देखना चाहते हो, लिखोगे आप पूरी कुंडली के कारण
पूरी कुंडली की लंबाई के कारण जो आप भी लिखना चाहो, पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो आप जानते हैं इंटीग्रेट कर दोगे आप dB इज इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। dB का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होगा बेटा b, जबकि अगर आप यहाँ ध्यान दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आई स्क्वायर को हम बाहर कर लेंगे, यहाँ से dl बचेगा, और आप जानते हो dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा आप खुद बताओ यहाँ पर, तो आई अपॉन आर स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हो पूरी लेंथ बन जाएगी जो किसके बराबर होती है 2 पाई। यहाँ अगर आप देखो तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा बेटा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2। यही आप जानते हो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। अब अगर आप ध्यान दो, यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, यदि कुंडली में तार के n फेरे, कितने फेरे बेटा n फेरे हैं, तो आप जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा b बराबर, बस आप कुछ नहीं करते करंट में गुणा कर देते हो n से, तो b बराबर म्यू नॉट ni अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला तब यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो फेरों की संख्या को हम करंट से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। डेरिवेशन काफी आसान है, अगर आप 12 से बढ़ के नियम पेपर में पढ़ के जा रहे हैं तो आप जानते हैं डेरिवेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पेपर में जाने से पहले आप जरूर देख लीजिएगा। और आप डेरिवेशन जो है आपका कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए पेपर की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ, जो आप जानते हो कई बार पेपर में पूछा जा चुका और पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप देखते हैं डेरिवेशन को। आप जानते हो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। आपको किरचॉफ के दोनों नियम का फिगर बनाना और एक्सप्लेन भी करना है। तो आप जानते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। या तो आप जानते हो किरचॉफ पे सवाल पूछा जाता है, या फिर किरचॉफ पे आप जानते हो किरचॉफ के नियम पूछे जाएंगे। तो आपको पता है किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ के नियम है वो कितने हैं बेटा, मुख्यतः आप जानते हो किरचॉफ के 2 नियम है। कितने नियम बेटा, किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आप जानते हो, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी नियम को आप कहते हो, क्या कहते हैं बेटा, इसी को आप कहते हो संधि का नियम। क्या कहते हैं इसको, संधि का नियम। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते चले इसको। आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्या कहते हैं बेटा इसको, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और आप जानते हो इसी को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। क्या कहते हैं बेटा इसको, जंक्शन रूल। आ रही बात समझ में आपको आसानी से। तो आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। चलिए देखते हैं जंक्शन रूल होता क्या है। पहले किरचॉफ का प्रथम नियम समझेंगे, फिर द्वितीय नियम समझेंगे। तो यहाँ पे तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि अगर किसी परिपथ में किसी बिंदु पर एक से ज्यादा धाराएं आके मिल रही हो, एक से ज्यादा विद्युत धाराएं आके मिल रही हो, तो वहां पे क्या बन जाता है, संधि। आप जानते हो अगर किसी सर्किट में किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा करंट आके मिल कर रही हो तो वहां पे जंक्शन बनता है। जैसे आप जानते हो बेटा जंक्शन, रेलवे जंक्शन क्या होते हैं, तो आप जानते हो जहां से 2 से ज्यादा रूट हो, जैसे लखनऊ जंक्शन है आपका, प्रयागराज जंक्शन है आपका, आपको पता है रायबरेली जंक्शन है आपका। तो जहां आप जानते हो ऐसे रेलवे ट्रैक, जहां से आप जानते हो रेलवे स्टेशन जहां से 2 से ज्यादा रूट हो, तो आप जानते हो यहाँ पे अगर हम बात करें परिपथ में किसी बिंदु पर 2 से अधिक विद्युत धाराएं आके कहीं मिलती है, तो आप जानते हो वहां पे क्या बन जाता है, संधि, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में जंक्शन। समझते हैं इसको। ये हमने माना किसी परिपथ में किसी बिंदु पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत सारी धाराएं आके मिल रही है। ये हमने सर्किट, यहाँ पर एक हमने सर्किट बना लिया जिसपे एक बिंदु है P, जिसमें आप जानते हो बहुत सारी धाराएं आके मिल रही हैं। इन धाराओं को भी हम कुछ मान लेंगे। चलिए मानते हैं, इधर से मान ले रहे हैं ये धारा I1 इधर आ रही है, इधर से I2 धारा इधर से दूर जा रही है, इधर से I3 धारा इसकी ओर आ रही है, जबकि I4 धारा इससे दूर जा रही है। बात करें फिर अगला जो है I5 इधर की तरफ आ रही है, जबकि I6 इससे दूर जाइए। आप अपने हिसाब से मानना बेटा, पेपर में जो भी मानो आपका नियम सही होना चाहिए। तो नियम क्या कहता है, आप जानते हो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हो संधि पे अगर हम ध्यान दें तो ये बिंदु P है जहाँ पे आपकी संधि बन रही है, और यहाँ पे बहुत सारी धाराएं आके मिल रही है, I1 I2 I3। देखते हैं कैसे मिल रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। तो आप जानते हो किसी बिंदु परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू कितना होगा, 0
0। सिग्मा ए का मतलब इन सारी धाराओं को अगर हम जोड़ लें तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 का मान आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इधर से अगर हम ध्यान दें धारा I1 इधर की ओर आ रही है, इसका मतलब जो धारा संधि की ओर आएगी उसको हम प्लस में लेंगे। किस में लेंगे बेटा, प्लस में। धारा I2 से दूर जाए तो उसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। I3 संधि की ओर आ रही है, इसका मतलब इसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। I4 संधि से दूर जा रही है, इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। I5 संधि की तरफ आ रही है, इसलिए इसको किस में लेंगे, प्लस में। जबकि I6 संधि से दूर जा रही है, इसको किस में लेंगे, माइनस में। आ रही बात समझ में। इसका मतलब आप जानते हैं यहाँ पे आपको चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि परिपथ की तरफ परिपथ में किसी संधि की तरफ आने वाली धाराओं को आप धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हो, जबकि परिपथ में किसी संधि से दूर जाने वाली धाराओं को आप किसमें लेते हो, निगेटिव चिन्ह के साथ लेते हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हो। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर बेटा, तो हम प्लस वालों की तरफ रख रहे हैं I1 प्लस I3 प्लस I5, जबकि माइनस वालों को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा I2 प्लस I4 प्लस I6। आ रही बातें समझ में आपको अच्छे से। अब अगर आप ध्यान दो तो I1 I3 I5 ये कौन सी धारा है जो आप देख रहे हो कि संधि की तरफ जा रही हैं, जबकि आप जानते हो I2 I4 I6 कौन से हैं जो संधि से दूर जा रही है। इसका मतलब आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, तो आप एक चीज अच्छे से समझ जाओगे कि संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। यहाँ पे आप देख रहे होगे संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। आप एक चीज यहाँ पे अच्छे से समझ रहे होगे बेटा कि आवेश अगर गत की अवस्था में आ जाए तो विद्युत धारा बन जाता है। इसका मतलब आप जानते हो कि जो आवेश संधि की तरफ आ रहा था उसका मान आसंधि से दूर जाने वाले आवेश के क्या है, बराबर है। इसका मतलब I1 I3 I5 अगर आप देखो तो संधि की तरफ आने वाली विद्युत धारा है, जबकि I2 I4 I6 संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान है। इसका मतलब संधि की तरफ आने वाले आवेश का मान बराबर संधि से दूर जाने वाले आवेश का मान। इसको आप लिख लो, अगर चाहो तो यहाँ पर लिखो आप संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, इसका मतलब आप समझो कि जो आवेश संधि की तरफ आ रहा था, अगर वो आवेश को देखें तो वही कुल आवेश संधि से दूर भी जा रहा था। इसका मतलब कोई भी आवेश यहाँ पे नष्ट नहीं हुआ है, और आप जानते हो कोई चीज नष्ट नहीं हो रही, इसका मतलब वो संरक्षित है। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, इसी नियम को हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण नियम। क्या कहते हैं बेटा इस नियम को, एक और नाम से जानते हैं जिसको आप कहते हो आवेश का संरक्षण नियम। इसी को आप इंग्लिश में कहते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो अगर आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि किस नियम को आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, तो किसका कहते हैं, आप जानते हो किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं बेटा, आवेश का संरक्षण नियम। चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नियम आपका आसान है और आप अच्छे से समझ भी गए कैसे धाराओं को प्लस में लेना, कैसे माइनस में लेना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। हमें पढ़ना है किरचॉफ का द्वितीय नियम। आप जानते हो इसी पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ के जाना कि ये आपका पेपर की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा समझते हैं, तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं रफली। चलिए देखते हैं परिपथ में अगर हम ध्यान दें बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले वाली यहाँ पर शाखा में R1 प्रतिरोध लगा है, जबकि E1 विद्युत वाहक बल का एक सेल लगा हुआ है। दूसरे में आप जानते हो R2 प्रतिरोध लगा, जबकि E2 विद्युत वाहक सेल एक लगा हुआ है, E2 विद्युत वाहक बल का एक सेल लगा हुआ है। जबकि आप तीसरी शाखा में सिर्फ जानते हो R3 का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो हमने माना पहले वाले से जो धारा मिल रही है वो कितनी बेटा, I1, दूसरे वाले से कितनी मिल रही है, I2। अब आप जानते हो इधर से धारा I1 आएगी, जबकि इधर से धारा कौन सी आ रही है, I2। ये दोनों धाराएं इधर की ओर मिल जाएंगी। आपको पता है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसलिए आपको यहाँ कोई दिशा उसा देखनी है, सीधे जोड़ दो धारा को, तो यहाँ टोटल धारा कितनी आएगी, I1 प्लस I2। ये धारा यहाँ तक पहुंचेगी तो इधर लौट के आ जाएगी I2, इधर की तरफ कौन सी धारा लौट के आएगी, आ रही है आपको अच्छे से चीजें समझ में यहाँ पर। चलिए इसकी कुछ नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग कर ली यहाँ पर, इसकी नेमिंग कर रहे हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B
सी डी ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा कैसे नेमिंग की गई है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं लूप लगेगा कैसे कैसे लगाते हैं, देखिए थोड़ा समझते हैं इस नियम को कैसे काम करता है। तो आप जानते हो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में आपको पता है विद्युत वाहक बलों का योग जो होता है संगत प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। चलिए समझते हैं इसको कैसे काम करता है यहाँ पे नियम। तो लूप आप जानते हो हमेशा बंद होना चाहिए, तो कहीं से भी आप लूप दो लेकिन बंद होना चाहिए। लूप ले रहे हैं यहाँ पर बी ए डी सी बी, लूप की नेमिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या है बेटा बी ए डी सी बी। अब आपको तो यहाँ हम अच्छा सा तरीका ही बताना चाहेंगे, अगर आपको यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की दिक्कत होती है तो आपको ऐसा फील कर लीजिए कि आप इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, इधर के एक छोटा सा पोर्शन बना दीजिए इधर की ओर चलते हुए। सबसे पहले आप बी से ए की ओर जा रहे हो, धारा आपके साथ जा रही है, लेकिन आप जानते हो जैसे आप जाओगे सबसे पहले सेल पढ़ रहा हो, सेल का बड़ी वाली लाइन अगर आप सेल में देखते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इधर से इधर की ओर आप जाओगे सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल पढ़ रहा है, निगेटिव टर्मिनल का कौन सा सिरा पढ़ रहा है, अगर आप देखो इधर से इधर की ओर जा रहा है तो सेल का निगेटिव टर्मिनल पढ़ रहा है, इसलिए इसके विद्युत बल को माइनस में लेंगे, माइनस का E1। अब धारा I1 जा रही है किसमें, R1 वाले प्रतिरोध में, लेकिन हम धारा के साथ जा रहे हैं तो इसकी जरूरत हमने माना विभवांतर V1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है V1, तो आप जानते हैं इस समय विभवांतर को हम प्लस मिलेंगे क्योंकि हम धारा के साथ चल रहे हैं। अब A से D की ओर हम आ गए D पर, अब D से किसकी ओर जाएंगे, तो D से अब हम जाएंगे C की ओर, लेकिन इस समय दिक्कत है, इस समय हम धारा के विपरीत जा रहे हैं। हमने माना R2 प्रतिरोध में V2 विभवांतर मिला, जब इसके विपरीत जाएंगे तो आप जानते हैं विभवांतर को माइनस मिलेंगे। इधर से आप जानते हो सेल का प्लस टर्मिनल पहले पढ़ रहा है, इसलिए इसको प्लस E2 बराबर 0। अब आप यहाँ थोड़ा सही से रख लीजिए, इसको माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू V1, इधर आप जानते हो प्लस में था, प्लस में माइनस V2। तो आप अगर ध्यान दो यहाँ पर तो इसको आप देखोगे तो जिस तरह विद्युत वाहक बलों को जोड़ा जा रहा है उसी तरह किसको जोड़ा जा रहा है, विभवांतर को, अर्थात सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B। सही है कि नहीं। तो आप जानते हो जैसे जिस तरह अगर हम देखेंगे विभवांतरों का योग आया है उसी तरह आपका विद्युत वाहक बलों का योग आया है। इसमें अगर आप देखो तो एक और लूप बना सकते हो, सेकंड लूप की नेमिंग क्या कर सकते हैं, तो लूप आपका एक और बन सकता है यहाँ पर सी से हम चलेंगे डी की ओर, डी से ई की ओर, ई से एफ की ओर, और जहां से चलेंगे वहां लौट के आएंगे, इसका मतलब फिर किस पे आएंगे, सी पे। तो सी से डी की ओर चलेंगे, आप जानते हो सी से डी की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले आप जानते हो सेल पढ़ रहा है जिसका पहला कौन सा सिरा पढ़ रहा है, माइनस वाला, तो माइनस का E2 प्लस आपको जानते हो R2 पढ़ा जिसका विभवांतर है V2 या R2 के सिरों पर। अब आप जानते हो D से A के बीच में तो कुछ है नहीं, लेकिन E से F के बीच में R3 प्रतिरोध लगा जहां पे विभवांतर हमने कितना मान लिया है V3। अब धारा के साथ में है तो प्लस V3, फिर लौट के आगे C पे बराबर 0, ये माइनस में था किसमें आएगा, प्लस में, तो E2 बराबर V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर सेकंड, या मान सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप ध्यान दो तो आपको दो चीजें निकालनी है, दो इक्वेशन मिल गए आपको, आसानी से सॉल्व करके आप E1 और E2 का मान निकाल सकते हो। आपको धारा निकालनी हो तो आसानी से आप धारा का मान निकाल सकते हो। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी, और आप जानते हो सिग्मा ई क्या है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है, जो एक प्रकार की ऊर्जा होती है सेल की, और बी भी आप जानते हो विभवांतर, जो सेल द्वारा बाहर विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए जो कार्य किया जाता है। तो आप जानते हो अगर हम ध्यान दें बेटा सिग्मा ई सिग्मा बी के बराबर, इसका मतलब कोई ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर, ऊर्जा का संरक्षण नियम। इंग्लिश में आप इसको कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको नियम अच्छे से समझ में आया होगा। आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना, फिजिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन करो अगर आपको फिगर आता है तो आप फिगर जरूर बनाइए, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है और आपके नंबर भी अच्छे से अच्छी मार्किंग आने की आपकी उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप जानते हो बेटा म्यू नॉट के बारे में पहले आप जान लो, तो इसको आप कहते हो निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं बेटा इसको, निर्वात की चुंबकशीलता। जिसमें आप बोलते हो उसको परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जबकि एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसी को आप इंग्लिश में बोलते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आ रही चीजें आपको समझ में।
अब आप थोड़ा सा समझो बेटा, यहाँ से तो दोनों के बीच में संबंध बताना है, तो आपको कांस्टेंट यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद है आपको? जबकि दूसरे डेरिवेशन की बात करें यहाँ पर, दूसरे वाले की लिए बात करें तो आप जानते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अभी आपको लिखवाई कितनी होती है, 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सारी चीजें समझ में आपको? अब आप जानते हो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको, डिवाइड करके वैल्यू क्या होती है। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसे। तुमको एप्सिलॉन नॉट के साथ देना है तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तीसरी चीज जाती है दूसरे नंबर पर, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9, माइनस ऊपर किस में आएगा, प्लस में। कितना हो जाएगा बेटा, 9 × 10 की पावर 16, जिसको आप सकते हो 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है बेटा, आप जानते हो जो वैल्यू आपकी C के बराबर होती, जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर हम यहाँ से एक और वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर में, इधर कहाँ में आएगा, रूट में, तो C बराबर √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे आप जानते हो C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे आपका पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हो क्या है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु। ये भी पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो व्हीटस्टोन सेतु जो है, इन्हीं के नाम से इन्होंने व्हीटस्टोन जी ने ही बनाया था। और आपको पता है किरचॉफ के द्वितीय नियम पे काम करता है। तो उन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया था, और चतुर्भुज की चारों भुजाओं में आप जानते हो क्या किया था उन्होंने, चतुर्भुज की चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगा दिया था। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देंगे हम कुछ A B C D, और इन प्रतिरोधों की भी नेमिंग कर देंगे P Q R S, कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो नेमिंग। अब इन्होंने इन दोनों को क्या किया था बेटा, बैटरी से जोड़ दिया था। यहाँ पे की लगा दी थी ऑन ऑफ के लिए, की हो गई आपकी बैटरी हो गई, जानते हो बड़ा साइन प्लस को, छोटा वाला माइनस को। अब आप इन्होंने बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। आप जानते हो गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा या धारा की उपस्थिति को बताता है। तो उन्होंने इस पूरे व्यवस्था को ऐसे अरेंज किया था कि बी और डी पे विभव क्या था, बराबर, कहने का मतलब बी बी बराबर बी डी। और आप जानते हो दो बिंदुओं के बीच में अगर विभव बराबर हो जाए तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में, इस वाली में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। यही इन्होंने, आप जानते हो व्हीटस्टोन सेतु में यही कंडीशन होती है। इन्होंने क्या किया था, एक आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के आकार का एक यहाँ पे अरेंजमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने 4 प्रतिरोध लगाए थे, जिनकी नेमिंग आप जान रहे हो PQRS के द्वारा दिखाई गई है। अब आप जानते हो बी और डी के बीच में ऐसा अरेंजमेंट किया गया था जिनसे इनके बीच में आपको पता है विभव सेम हो जाए, जिससे आपको पता विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, इनके बीच में 0। अब आपको देखते हैं यहाँ पर बैटरी से जो करंट मिल रहे हैं, हम मान ले रहे हैं यहाँ पे बैटरी से जो धारा हमको मिल रही है वो कितनी है बेटा, I। ये धारा जब इस बिंदु पर पहुंचेगी तो धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। कौन कौन से भागों में, तो एक भाग हो जाएगा आपका I1 और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका I2। क्योंकि आप जानते हो I1 आगे की ओर बढ़ेगी लेकिन इधर तो जा नहीं सकती, इसलिए I1 इधर की ओर जाएगी और I2 इधर की ओर जाएगी, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी, लौट के आई वापस बैटरी के माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, देखेंगे क्या होता है। तो आप देख रहे होगे बेटा यहाँ पर कि बैटरी से निकलने वाली धारा इन दो भागों में बढ़ गई यहाँ पर। तो हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर हम लूप लगाएं तो लूप के हिसाब से हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो कौन सी लूप की नेमिंग करेंगे, A B D A, A B D A में। देखते हैं यहाँ पे लूप कौन सा है, तो A से B की ओर चल रहे हैं तो करंट के साथ जा रहे हैं ना बेटा, तो I1 × P, ये आपका विभवांतर, जिसको किस में लेंगे, प्लस में। अब B से D के बीच में कोई धारा नहीं तो यहाँ कुछ लेना नहीं। अब D से B A की ओर आ रहे हैं तो कितनी धारा जा रही, माइनस का I2 × R, किसके बराबर होगा, 0 के। तो I1 × P बराबर I2 × R, समीकरण नंबर 1। दूसरा लूप लगा बेटा यहाँ पर, सेकंड लूप। तो सेकंड लूप आपका क्या हो जाएगा बेटा, BCDB, BCDB में। चलिए देखते हैं इसमें भी, तो B से C की ओर जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा धारा, I1 × Q, हम धारा के साथ चल रहे हैं इसलिए इसको प्लस में लेंगे। जबकि आप जानते हो C से D की ओर जाने में धारा के विपरीत, इसलिए माइनस I2 × S बराबर 0, या I1 × Q बराबर I2 × S, समीकरण नंबर 2। दोनों को आप भाग कर दो यहाँ पर, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2,
तो कितना हो जाएगा बेटा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। यही आप जानते हो कंडीशन है, यही क्या है बेटा, यही संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक है। यही आपकी कंडीशन है, आपका टर्म है आपका यही, जिससे आप जानते हो अगर आपका व्हीटस्टोन बैलेंस होगा तो ये पता चल जाएगा। कहने का मतलब अगर इन प्रतिरोधों की वैल्यू को हम देखें तो अगर P बाई Q वाले प्रतिरोध का मान R बाई S वाले प्रतिरोध के मान के क्या है, बराबर है, तो आप जानते हो व्हीटस्टोन कैसा होगा, संतुलित होगा। और अगर P बाई Q R बाई S के बराबर नहीं तो व्हीटस्टोन आपका संतुलित नहीं होगा। आशा करते हैं आपको सारी डेरिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में हमने 4 डेरिवेशन जो पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और 4 या 5 डेरिवेशन देखेंगे जो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास के साथ बने रहिए और आप ध्यान दीजिए जो डेरिवेशन कराए जा रहे हैं आपको पेपर में जाने से पहले इनको अच्छे से प्रिपेयर करके पेपर के लिए जाना है। आपको फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशन को आप अच्छे से दिमाग में रखोगे। चलिए आप चैनल पे बने रहिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, पेपर के लिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़िए, सब अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।